नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा 2022 में भारत न सिर्फ डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ बल्कि डेयरी उत्पादों का बन गया है निर्यातक। देश में लगभग 2 लाख ग्रामीण डेयरियां कर रही हैं काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेयरी सेक्टर के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश को अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया। कहा भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों और पशुपालकों के लिए निरंतर कर रही है काम। उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल। भारत का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात 30% से बढ़कर $9,598 मिलियन पर पहुंचा। फल और सब्जियों, अनाज, पशुधन और प्रसंस्कृत खाद्यों में देखी गई तेजी। प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों के निर्यात में 51% की बढ़ोतरी। बासमती चावल के निर्यात में 29% की वृद्धि। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने आधिकारिक बैठक के दौरान और कैंटीन में बाजरा के उत्पादों का उपयोग करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजरा के उपभोग को बढ़ावा देना है उद्देश्य। देश में कई राज्यों में बारिश ने बरपाया कहर। पश्चिमी बंगाल, असम, मुंबई में हो रही है मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 4-5 दिनों तक भारी बारिश की दी चेतावनी। प्रशासन ने मछुआरों से समुद्र में न जाने की दी सलाह। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमित शाह ने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन को सहकारी समितियों की प्रासंगिकता विषय पर संबोधित किया और कहा कि आज हम आत्मनिर्भर और निर्यातक के तौर पर दुनिया के सामने खड़े हैं। 74 में 74 में दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े। तो 74 से 22 का एक कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने निर्मित की है। लाखों छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के योगदान से आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। शाह ने आशा व्यक्त की है कि भारत आने वाले वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कि 2014 से 2022 के 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाकर आज यहां पर खुला है। 2014 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सालों में ही हम तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, तीसरे नंबर पर भारत जब पहुंचेगा, पूरा विश्व तीसरे नंबर पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव के योगदान को भी निश्चित रूप से चर्चा करेगा। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय जो बनाया, इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि सहकारिता के माध्यम से देश के 70 करोड़ लोग जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, वो अपने पास बहुत कम पूंजी है
वो पूंजी को लगाते लगाते कोऑपरेटिव बनाकर देश के अर्थतंत्र में अपना योगदान भी करे और सम्मान के साथ अपने गांव और खुद का विकास कर भारत के विकास में, भारत के अर्थतंत्र के अंदर अपना योगदान करें। अमित शाह ने कहा कि भारत में सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। सहकारिता के रूप में भारत ने जिस प्रकार तीसरा विकल्प पेश किया है, आने वाले समय में इसकी चर्चा दुनिया भर में होगी। सहकारिता भारत में कोई नया विचार नहीं है। 120 साल से भी पुराना सहकारिता का इतिहास भारत का है और कई सारी ऐसी सहकारी संस्था हैं जो 100 साल से पुरानी है और आज भी सफलता के साथ सहकारिता के सभी सिद्धांतों के अनुरूप चल रही है। और इसमें भारत ने जिस प्रकार से एक तीसरा विकल्प दुनिया के सामने सफलता के साथ रखा है, आने वाले दिनों में इसकी चर्चा दुनिया भर के अर्थतंत्रों के बढ़ोतरी के विषय में होने वाली है। उन्होंने कहा कि डेयरी के माध्यम से हम स्वावलंबन हासिल करते हैं और कुपोषण को भी दूर कर सकते हैं। अनेक विध डायमेंशन को छूते हुए देश के अर्थ विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से स्वावलंबन को हम सिद्ध कर सकते हैं। छोटी से छोटे गांव के अंदर एक गरीब अनपढ़ महिला भी कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से स्वावलंबी बनती है और सम्मान के साथ अपने पैर पर खड़ा होकर दुनिया के सामने खड़ी होती है। इसके साथ साथ कुपोषण के सामने जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी कोऑपरेटिव के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। मैं गुजरात से आता हूं, बनासकांठा, भरूच, कच्छ, अनेक जिलों में कोऑपरेटिव डेयरी ने छोटे छोटे पाउचेस बनाकर बच्चों के कुपोषण के सामने लड़ने के लिए मीठा दूध में शक्कर डालकर उनके स्कूल में पहुंचाने का काम किया है, जिसके माध्यम से हम कुपोषण के सामने लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में सोमवार से शुरू हुए विश्व डेयरी सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि डेयरी सेक्टर के निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोऑपरेटिव की अनंत संभावनाएं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार ने जो अपने लक्ष्य तय किए हैं, उस लक्ष्य के अनुरूप अगर हमें प्रदेश के अंदर रोजगार का सृजन करना है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन के लिए एक नए आंदोलन को खड़ा करना है, तो सहकारिता और डेयरी दोनों सेक्टर को एक साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये सभी संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। हम लोगों ने अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के उस सदस्य को, जिस परिवार को अब तक किसी भी शासकीय या निजी क्षेत्र में कहीं कोई नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, उस परिवार के हर एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में, स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम उठाना है। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका सहकारिता और डेयरी सेक्टर की हो सकती है। बुंदेलखंड में महिला स्वयं सेवी समूह द्वारा संचालित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर संस्था की शानदार कोशिशों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर संस्था द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन 1.35 लाख लीटर दूध का कलेक्शन होता है और लगभग 150 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर है, जिसमें 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने बुंदेलखंड में 2019 में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। ये वहां की एक महिला स्वयंसेवी समूह है, जिसे भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर के इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज यह मिल्क प्रोड्यूसर बुंदेलखंड के 6 जनपदों में कार्य कर रहा है
और जिसमें कुल जो सदस्यों की संख्या वर्तमान में 41,000 है। 795 गांवों में यह कार्य कर रहा है। प्रतिदिन 1,35,000 दुग्ध का ये कलेक्शन करते हैं और इनका जो वार्षिक टर्नओवर है वह लगभग 150 करोड़ रुपए है और 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इनको वार्षिक इन्हें प्राप्त हो रहा है। विश्व डेयरी सम्मेलन में दूध उत्पादन से जुड़े उद्योग जगत की हस्तियां भी शामिल हुईं। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। पराग मिल्क फूड लिमिटेड के चेयरमैन देवेंद्र शाह से बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट में काफ़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां यहां पर हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा मिल्क से बनने वाले जो उत्पाद हैं, चाहे हम घी की बात करें, चाहे अन्य जो दूसरे उत्पाद हैं, वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि दूध और दूध से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उसमें आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। और आज भारत की बात करें तो काफ़ी ऐसे आइटम्स भी हैं जिनको एक्सपोर्ट हम लगातार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तरफ इंगित किया कि जिस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र के माध्यम से अभी आर्थिक तौर पे काफ़ी मजबूत हम बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बना सकते हैं, लेकिन किसान को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से सहकारिता के माध्यम से आज दूध के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण इस सम्मेलन में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं इस समय गोवर्धन जो कंपनी है, काफ़ी बड़ा एक ब्रांड बन चुकी है। ये 1992 में इंस्पायर होके डॉक्टर कुरियन ने जो इस कंट्री में मिल्क रिवॉल्यूशन लाया था और मिल्क सरप्लस हो रहा था, किसान दूध फेंक जा रहा था, शहरों में दूध नहीं था। ऐसे समय में मैंने देखा कि ये किसानों को हेल्प हो सकती है, शहर के हमारे लोगों को, ग्राहकों को अच्छी तरह से दूध और दूध के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इस तरह से मैंने इस कंपनी की 1992 में इस्टेब्लिशमेंट की। गोवर्धन घी आज हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है। ऑल ओवर नेशनल और इंटरनेशनल हम लोग ये ब्रांड को घी के नाम से जाना जाता है। दूध है, बाकी के प्रोडक्ट्स है और गो चीज़ ये हमारा एशिया का लार्जेस्ट चीज़ प्लांट है। लेकिन मुझे ये बताइए, जिस तरीके से संसाधनों की ज़रूरत होनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी को इसमें क्षेत्र के अंदर जोड़ा, तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आया है? आज आप ग्रामीण इलाके के अंदर जाते हैं, वो भी तकनीक से जुड़ा है, उत्पादन जो है वो लगातार दूध का बढ़ा है, तो आप मानते हैं कि इसमें सरकार की जो भूमिका रहनी चाहिए उससे काफ़ी मदद मिली है? आज जरूर सरकार का विशेष फोकस, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का 3 साल पहले, 2 साल पहले उन्होंने जो एक डबल द मिल्क प्रोडक्शन ये विजन लेके चले हैं, उसमें हमारी ग्रोथ अगर देखा गया तो ओवरऑल इंडिया में 44% है। पर कुछ राज्यों में जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट की है। इन स्टेटों में है वो 10, 12, 14% तक ग्रोथ है। वहाँ का किसान नई नई टेक्नोलॉजी, बैंकों से भरपूर उनको सपोर्ट मिलता है, कंपनियों से उनको सहकार मिलता है और जो हमारी डेयरी मिनिस्ट्री से, सेंट्रल मिनिस्ट्री से, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से रिसर्च करके FMD पर बात की जाती है। पहले पंतप्रधान है कि जो इस तरह से पशुओं के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए किसान काफ़ी उत्तेजित होके अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे और आए वाले दिन में हमारे जैसे कंपनी का, क्योंकि किसानों ने इस कंपनी को बड़ा किया है, तो देश भर में हम लोग वो वर्ल्ड के अंदर इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इनटू द वर्ल्ड। पर काउ प्रोडक्टिविटी ये कैसी और बढ़ी जाए, इसकी तरफ हम लोग अपना काम करेंगे, फोकस करेंगे। किसानों का उतने ही क्षेत्र में ज़्यादा दूध, अच्छी दूध देने वाली गाय और उसकी आमदनी बढ़े, उसके लिए हम सब मिलकर साथ में काम करें। तो कुल मिलाकर डेयरी सेक्टर में आज जितने भी उद्यमी हैं और वो जिस तरीके से लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे अगर किसी की मेहनत है तो वह किसानों की मेहनत है। और किसानों को मजबूत करने की जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं, आज उसी का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि देश दूध और डेयरी सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। अनुज यादव, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।
और आगे बढ़ते हैं, जहां देश का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल जुलाई के दौरान 30% से बढ़कर 9.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। वाणिज्य मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इन उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 23.56 अरब डॉलर निर्धारित किया गया था। इस अवधि के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 4 महीनों में बासमती चावल के निर्यात में 29.13% की वृद्धि देखी गई और इसका निर्यात अप्रैल जुलाई 2021 के 1.21 अरब डॉलर से बढ़कर अप्रैल जुलाई 2022 के दौरान 1.56 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 9.24% से बढ़कर 2.08 अरब डॉलर हो गया और इसी तरह से चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में डेयरी उत्पादों का निर्यात 61.91% से बढ़कर 24.7 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने धान के उत्पादन में कमी की आशंका के मद्देनजर गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क और टूटे चावल के निर्यात पर 2 दिन पहले रोक लगा दी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां सरकार ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए गेहूं का आटा, चावल, मैदा जैसे खाद्य उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम का असर आने वाले हफ्तों और महीनों में दिखने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खुर्दा महंगाई दर में अगस्त में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। ये जुलाई में 6.71% से बढ़कर अगस्त में 7% पहुंच गई है। ये वृद्धि प्रतिकूल आधार प्रभाव और खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि दोनों के कारण हुआ है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अनिश्चित मानसून और सब्जियों की कीमतों के नकारात्मक असर के बावजूद जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी चालू वित्त वर्ष के अप्रैल के 7.79% के आंकड़े से कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 28 से 30 सितंबर को होनी है। लगातार 3 बार में नीतिगत दर में 1.40% की वृद्धि की जा चुकी है। और बाजरे के उपभोग को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लाभों को देखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी कार्यालयों को हाल ही में अपनी कैंटीन और बैठकों में बाजरा को शामिल करने और बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। रागी, बिस्कुट, कुकीज, लड्डू और भुने हुए बाजरे के चिप्स जैसे बाजरे से बने स्नैक्स बिस्किट में से एक रूप में बाजरा को बैठकों में परोसे जाने वाले स्नैक के रूप में शामिल किया जा सकता है। कैंटीन में बाजरा, रागी डोसा, बाजरा युक्त वड़ा, बाजरा युक्त पूरी एवं इडली, रागी के लड्डू का उपयोग किया जाना है और जहां तक संभव हो सके स्थानीय रूप से उपलब्ध बाजरा आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाना है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कांदिवली पोईसर नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 4-5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने मछुआरों से समुद्र में न जाने की अपील की है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 15 से 16 सितंबर को मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में तेज बारिश होगी। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं बारिश से शहर के कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोलकाता में 93.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंगलवार की सुबह से ही बारिश जारी है। कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह से लगातार बारिश हो रही है। असम के गुवाहाटी में बारिश ने कई जगह कहर बरपा दिया है। बारिश के बाद शहर के कई जगहों पर जल भराव हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
चालू खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 9 सितंबर तक 13,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 14,47,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 53,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 9 सितंबर को ज्वार का भाव रहा 2,200 रूपए, 12 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,200 रूपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 सितंबर को सफेद ज्वार का भाव था 3,375 रूपए, 12 सितंबर को इसके सौदों में 125 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,250 रूपए। इसी तरह विसनगर मंडी में भी ज्वार के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 10 सितंबर को यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,702 रूपए, 12 सितंबर को इसके सौदे 70 रूपए लुढ़क कर 3,632 रूपए पर हुए। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक ज्वार की पैदावार 5,80,000 टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान कुल ज्वार की उपज 42,30,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 48,10,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 सितंबर को अरहर का भाव रहा 6,280 रूपए, 12 सितंबर को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,380 रूपए पर। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 10 सितंबर को अरहर का भाव था 6,350 रूपए, 12 सितंबर को इसके सौदों में 50 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,400 रूपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 12 सितंबर को अरहर 6,600 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गाजियाबाद मंडी में अरहर का भाव रहा 6,600 रूपए, सिरसा मंडी में अरहर 6,620 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,530 रूपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। हरियाणा में कपास और बाजरे की खेती कर रहे किसान जरूरत पड़ने पर उर्वरकों का इस्तेमाल खेतों में करें। मौसम में नमी के कारण कपास और बाजरे में कीट लगने की संभावना रहती है। ऐसे में किसान अपने खेतों की निगरानी करते रहे। इस समय हरियाणा में प्याज की बुआई भी की जा सकती है। भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों की फसलों में फल छेदक कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए कीट प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दे। पंजाब के किसान कपास में पत्ती लपेटक से प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। अगर सफेद मक्खी का प्रभाव अधिक दिखाई दे रहा है, ऐसे में 400 मिलीलीटर एफिडोपाइरोफेन का 100 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। अगर खेत में गुलाबी सुंडी के कारण 5% फूल क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं तो 500 मिलीलीटर क्यूराक्रॉन 50 EC का छिड़काव करें।
पंजाब में कपास की फसल में फॉल आर्मी वर्म को रोकने के लिए फसल पर कोराजन 18.5 SC का 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रति एकड़ में 120 से 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश के किसान खरीफ धान की फसल में बारिश न होने पर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। मक्का की फसल में बेहतर उपज के लिए फूल आने के समय पर्याप्त नमी बनाए रखें। मूंग और उड़द के बीजों को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। 1 हेक्टेयर में 12 से 15 किलो की दर से बीज बोए। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर 50 EC दवा का इस्तेमाल करें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 4 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाना है। इस मौसम में चौलाई, शिमला मिर्च, बैंगन, भिंडी, टमाटर और फूलगोभी की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल, नींबू, बेर और केले के नए बाग लगाए जा सकते हैं। वहीं आंवला के बागों में एफिड्स यानी माहू से बचाव के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर उप निरीक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में 33 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये छापे जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा में करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात में गांधीनगर, दिल्ली, गाजियाबाद और बेंगलुरु में मारे गए हैं। दमन और दीव में जदयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जदयू की पूरी इकाई भाजपा में शामिल हो गई। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता आदेश गुप्ता ने आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए कहा कि आपके 2 विधायक दोषी करार हुए, लेकिन आज आपके एक के बाद एक विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं और केजरीवाल मौन हैं। तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद के सिकंदराबाद में कल देर रात बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई है। इस घटना में करीब 13 लोग घायल हुए हैं। शोरूम में लगी ये आग ऊपरी मंजिल में बने होटल में फैल गई। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर अभियान जारी है। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से इस मेगा अभियान की शुरुआत करेगा। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4369 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 5178 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। कोविड महामारी के खिलाफ शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 215.47 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 21,67,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के शिक्षक भर्ती घोटाला समेत भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी आज निबान अभियान चला रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार अपने खिलाफ हो रहे इस अभियान को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।